औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं हमेशा की तरह। चले, अब आवाज़ क्लियर है, बहुत शुक्रिया। आज बड़ा रोज़ा भी है और इबादत का महीना है। यकीनन तमाम लोगों की ये मसरूफ़ियात भी हैं दीन के हवाले से। इस रमज़ान को बड़ी मुश्किल से लोगों ने गुजारा है और इख्तिताम पर यकीनन कई लोग जो हैं वो ईद की खुशियाँ मनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जिस तरीक़े की महंगाई आज पाकिस्तान में बरपा है वो खुशी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही जो उनकी ख्वाहिश है। और कोई बड़ी ख्वाहिशात लोगों की नहीं है। एक वक्त की अच्छी रोटी, एक वक्त की इफ्तार, एक डिसेंट लिविंग की लोग जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। अपने बच्चों के लिए नया जोड़ा, नया जूता और इस तरह की जो मासूमाना ख्वाहिशात हैं लोगों की, वो भी इस दौर में पूरी होती नहीं नज़र आ रही। महंगाई अपनी जगह और दुनिया के हालात भी बहुत पेचीदा हैं। इसी रमज़ान के बाबरकत महीने में जो कुछ इज़राइल में हो रहा है, इज़राइली हुकूमत कर रही है, वो भी बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो मस्जिद अल-अक्सा में नमाज के दौरान हमला किया गया, उसकी मजम्मत की है, सख्त मजम्मत की है। और हम समझते हैं कि जो फ़लस्तीनियों के साथ, जो मासूम फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, वो जुल्म की और जबर की इंतहा पार कर चुके हैं। ये जो इज़राइली बर्बरियत है, इसके ख़ात्मे के लिए, इसकी रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशंस को फौरी तौर पर अपना रोल अदा करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की तरफ हम भी देख रहे हैं और हमें आपके तवस्सुत से हुकूमत को भी ये कहना है कि वो अपने इस मौक़िफ़ को मजबूत करे, इज़राइली बर्बरियत के ख़ात्मे के लिए यूनाइटेड नेशंस में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखें और बोल्ड रखें। इसके अलावा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो भी बहुत अफसोसनाक है। ये महीना रमज़ान का भी उन मासूम कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में गुजारा है। यकीनन उनके लिए तो जो कोविड का कर्फ्यू है वो सिर्फ कोविड तक महदूद नहीं है। कोविड के आने से कबल ही जो मासूम कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में हैं, उन पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, उन पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए और आज भी उस जुल्म और बर्बरियत और मोदी सरकार के ज़ालिमाना हुक्मरानी को वो फेस कर रहे हैं, जिसकी हम आज भी मजम्मत करते हैं। और अपनी हुकूमत से ये भी हम मुतालबा करते हैं कि आप खुदारा कश्मीर के इशू को सीरियस लीजिए। हम जानते हैं कि आपकी नाक़िस फॉरेन पॉलिसी ने, आपकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान कश्मीर कॉज को हुआ है। लेकिन आज भी पाकिस्तानी कौम मुंतज़िर है कि हम बहैसियत एक कौम इस हुकूमत को झंझोड़े कि आप कश्मीर के मामले के ऊपर हिंदुस्तान से आंख में आंख मिलाकर बात करें, और यही हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत पाकिस्तानी। अब आ जाएं गुर्बत जो इशू है। ये गुर्बत ने हमें इस तरीक़े से जो है वो जकड़ लिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान नियाज़ी को ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की आवाम के रियल इश्यूज़ क्या हैं। इमरान नियाज़ी इश्यूज़ पर बात नहीं करते। बतौर वज़ीर आज़म उनका जो इस वक्त मशगला है वो सिर्फ़ और सिर्फ नथिया गली में वेकेशन गुजारना है। बड़ा अफसोस हुआ हमें ये ख़बर सुनकर कि एक तरफ तो NCOC ये कह रहा है कि जी पाबंदियाँ लगाएं, कोविड की जो लहर है, थर्ड वेव है, उसका मुकाबला किया जाए और उसके लिए आप, मैं, हमारे बच्चे, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो ख़वातीन काम कर रही हैं, चाहे वो स्कूल में करें, चाहे वो ब्यूटी पार्लर्स में करें, तमाम चीज़ों को बंद कर दें और हम टोटल अपना लॉकडाउन की तरफ जाएं या बैन लगाएं इन चीज़ों के ऊपर।
ठीक है भाई, लेकिन जो सैर व तफरी और ये मशगले इमरान नियाज़ी के हैं वो किस पॉलिसी के तहत हो रहे हैं? और इसके अलावा केपी हुकूमत क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? केपी हुकूमत टूरिज्म के ऊपर से सारी पाबंदियां हटाने का नोटिफिकेशन जारी करती है। केपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है टू रिमूव ऑल बैन्स फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटीज, और वो टूरिज्म की प्रमोशन में लगे हुए हैं। एक तरफ यहां आग लगी हुई है, ना सिर्फ इसका इल्म है हमें कि वो आग लगी हुई है, बल्कि आपकी एनसीओसी ये कह रही है कि ये आग लगी हुई है। पूरे पाकिस्तान को इस कश्मकश में डाला गया है कि आप अगर एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड मजीद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ पीटीआई की केपी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए टूरिज्म के ऊपर लगाई गई तमाम पाबंदियों को हटा देती है। और वजीर आजम, जो कि हम आज भी कहते हैं सिलेक्टेड है, अपनी हरकतों की वजह से हम कहते हैं कि वो सिलेक्टेड है, जो किया है उन्होंने पिछले 3 वर्षों में, उससे वाज़ेह होता है कि ये शख्स इलेक्टेड नहीं है। इसके दिल में अवाम का दर्द नहीं है। इसको ये नहीं पता कि एक गरीब औरत अपना घर कैसे चलाती है, एक मजदूर अपना घर कैसे चलाता है, एक किसान, एक हारी अपना घर कैसे चलाता है। इस शख्स को इस बात का इदराक नहीं है, क्योंकि वो आज भी छुट्टियां गुजारने नथिया गली का रुख कर रहा है। तो इस तरह की बेहिसी जब हुक्मरान तबके में नजर आएगी, इस तरह की नालायकी जब एक वजीर आजम दिखाएगा, तो फिर कौम परेशान होगी, और जब कौम को मौका मिलेगा तो वो उसके खिलाफ फैसला देगी। वो फैसले सिंध में बाई इलेक्शंस में दिए गए, पाकिस्तान के कई इलाकों में जहां बाई इलेक्शन हुए वहां ये फैसला अवाम ने दिया इस नाअहल, नालायक और बेहिस हुकूमत के खिलाफ। NA 249 की मिसाल आपके सामने है। NA 249 से जो कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हुए हैं मंदोखेल साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसको भी आपने कवर किया। वहां पर भी अवाम ने PTI को न सिर्फ रद्द किया बल्कि PTI को जलील ख्वार किया। वहां से PTI के जो कैंडिडेट थे, जो जीते थे, वो वफाकी वजीर रहे। उन्होंने बहुत ना सिर्फ जाती तौर पे मराहत इंजॉय की, बल्कि और कई मराहत का उनको फायदा उठाने का मौका मिला। लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने इस तरह संभाला कि आज वो शायद 6 या 7वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आए हैं। खैर, ये है उनकी मुंह की खानी। और आज भी बजाय इसके कि वो ये कहें कि जी हमसे ये कोताहियां हुई हैं और इस बात का एहसास ही कर लें और चुप हो जाएं, उनके एक कंफ्यूज जो वफाकी वजीर हैं, क्योंकि कंफ्यूज वजीर आजम की काबीना में वज़रा भी कंफ्यूज हैं, तो एक कंफ्यूज वफाकी वजीर ने आज ये बयान दिया कि मैं ये नहीं कहता कि PTI हारी, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि PTI जीती, मैं ये नहीं कहता कि मिफ्ता इस्माइल हारा, और मैं ये भी नहीं कहता कि मिफ्ता इस्माइल जीता, मैं ये नहीं कहता कि मंदोखेल जीते, और मैं ये भी नहीं कहता कि मंदोखेल नहीं जीते। अरे भाई, आप कह क्या रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इतनी कंफ्यूज स्टेटमेंट एक वफाकी वजीर की आज ही आपके सामने है, आप लोगों ने खुद विटनेस की है। ये है पूरी PTI हुकूमत की तशरीह, अगर आप समझना चाहें। जिस वजीर आजम को इस बात से कोई गरज नहीं है कि लोग भूखे प्यासे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं, गुर्बत की शरह में इस कदर इजाफा है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है, उस वजीर आजम को इस ऑफिस में बैठने का ना कोई इखलाकी जवाज उसके लिए बनता है और ना कोई अब आईनी जवाज बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के आईन में मौजूद अपनी जिम्मेदारियां वजीर आजम को निभानी पड़ती हैं। और जो सदर का दफ्तर है वो तो सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के लिए मौजूद है, वहां तो धड़ाधड़ ऑर्डिनेंसेस का इजरा किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो तब्दील हो चुका है। ऑर्डिनेंस ले आते हैं पॉलिसीज के ऊपर। मुझे तो इनसे अब कोई बईद नहीं है, खुदा न ख्वास्ता आइन को भी कोई नया लाके ऑर्डिनेंस के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत कर सकते। ये इस तरह के लोग हैं
इनको इस बात की ना अकल है ना समझ है कि मुल्क में जो पॉलिसीज बनती हैं वो आवाम के लिए बनती हैं। इन पॉलिसीज को अवामी फोरम्स पे आना चाहिए, उन पे डिस्कस होना चाहिए, सैर हासिल बहस होनी चाहिए, उसके नतीजे में पॉलिसीज बनेंगी और कानून अमल में आएगा, कानून मुरत्तब होगा। पार्लियामेंट को बाईपास करके ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं। पार्लियामेंट को बाईपास कर मुल्क के अहम इश्यूज पर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम भी अपने जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके जो भी मुतालबात हैं हम समझते हैं कि उसके पीछे उनकी कंसर्न, उनका दर्द है, लेकिन ये हुकूमत उन्हें भी धोखा दे रही है। और वो कैसे? एक ऑर्डिनेंस जिसकी जो मुद्दत है वो 120 दिन है, 120 दिन के लिए आई वॉश के तौर पर एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अरे भाई, अगर आपने उन ओवरसीज के लिए कुछ करना है तो एक जामे पॉलिसी बनाएं, एक परमानेंट हल तलाश करें। आप इसमें जो 62, 63 है उसको रिव्यू करें। जहां कतगने लगाई है एक डिक्टेटर ने, उन कतगनों का जायजा ले। ऑर्डिनेंस से ये चीजें नहीं होती हैं, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है। उनको एक लॉलीपॉप देकर आप समझते हैं कि आपने उनकी किसी ख्वाहिश को पूरा किया। ये मजाक नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या बहस हुई है। इस दौर में तो खैर कोई बहस नहीं हुई पिछले 3 वर्षों में, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ओवरसीज के लिए, कोई ओवरसीज की वोटिंग का जिक्र नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। पिछले दौर में जो पार्लियामानी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी उसमें बात हुई, उसकी मैं भी मेंबर थी और उसमें मैंने भी ये कहा कि अगर आप ओवरसीज की वोटिंग की बात कर रहे हैं तो उनकी शराकत की भी बात करें इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर वो वोट देने की अकल रख सकता है और उसके लिए दर्द रख सकता है तो वो खुद भी अपने आप को पेश कर सकता है। तो ये एक बहस है जिसे खोला जा सकता है। लेकिन इस दौर में पिछले जितनी भी हमने इजलास देखे हैं, एक भी इजलास में इस बहस को नहीं खोला गया, कोई कमेटी नहीं बनाई गई। इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हमने ओवरसीज के वोटिंग राइट्स की बात की। आज भी हम कहते हैं अगर ओवरसीज के लिए कुछ करना है तो उसको परमानेंट बेसिस पर और सच्ची नीयत के साथ करना होगा। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान के अंदर है उनको तो धोखा इमरान न्याजी दे ही रहा है। अब वो चूना लगाने की कोशिश कर रहा है बाहर बैठे पाकिस्तानियों को। तो इस तरीके की हम मजम्मत करते हैं। इस तरीके से अहम इश्यूज पर कानून साजी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पर उन्होंने इजहार किया है बरहमी का, तो फॉरेन मिनिस्टर को बुलाकर उनके कान क्यों नहीं खींचते भाई? फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट में मौजूद अफसरान जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ ममालिक में बहैसियत सफ़ीर या फर्स्ट ऑफिसर या वॉट एवर उनका ग्रेड हो वहाँ बैठे हैं, कर रहे हैं। आपने उनको पब्लिकली जो कुछ कहा, क्या वजीर आजम का ये काम है कि वजीर आजम को चाहिए कि फुल ब्रीफिंग पहले डिपार्टमेंट की ले, मिनिस्टर से ले, जो कमी जो कोताही है उसको बिल्कुल सही करे, लेकिन उसके साथ साथ उन एम्बेसीज, उन कॉन्सुलेट्स को जो रिसोर्सेज फराहम की जानी चाहिए वो भी पूरी करे। हमने देखा है खुद जाकर, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि कई कॉन्सुलेट्स हमारी ऐसी हैं, एम्बेसीज भी बल्कि, जहां पर उनके पास खर्चे के पैसे पूरे नहीं होते। उनके पास एम्प्लॉयज जो काम कर रहे होते हैं, उनके फैमिलीज वहां रह रही हैं, उनके लिए सही फैसिलिटीज मुहैया नहीं होती हैं। तो अगर वो अपनी बिपता सुनाने पे आ जाएंगे तो फिर इमरान न्याजी को लग पता जाएगा कि किन दुश्वारियों के साथ आपकी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स काम कर रही हैं। मुझे अफसोस है इस बात पर कि वो कहते हैं कि जाएं हिंदुस्तान से सीखें। ये कहा है इमरान न्याजी ने, और हम आपको शुरू से कह रहे थे कि ये मुनाफकत की पॉलिसी पे चल रहा है। इसने कहा था
کہ मोदी इलेक्शन जीतेगा कश्मीर अपना तो कश्मीर का मसला हल करेगा। आज ये कैसे कह रहा है कि मोदी जो है वो बुरा आदमी है या बुरा लीडर है या बीजेपी जो है वो हिंदुत्व पे चल रही है? क्यों आपको पता नहीं था? आपको उस वक्त नहीं पता था कि बीजेपी के मंशूर में ये दर्ज है कि वो कश्मीर के स्टेटस को बदल देंगे? उनके तो जिंदगी के जीने का मकसद ये था, और आपने जाके मोदी की वाहवाह करना शुरू कर दी। और आज आप अपने अफसरान को जो पूरी जिंदगी का अपना जो टाइम है, अपनी मेहनत है, अपनी जमा पूंजी है, कई तो ऐसे हैं जो जमा पूंजी करके अफसर बनते हैं, आप लोगों की पगड़ियां उछालते फिरते हैं हर जगह। और यही देखा देखी फिर आपके वज़रा भी यही करते हैं, जो एसी सियालकोट के साथ हुआ। आपके वजीर भी फिर इसी तरह लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। जो ब्यूरोक्रेट है, मैं ये नहीं कहती उनको कारकर्दगी पर गौर नहीं करना चाहिए और उनकी रिपोर्ट नहीं, उनके एसीआर्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी की भी पगड़ी उछालने का हक किसी ना वजीर को है ना वजीर आजम को है। लिहाजा हम इस रवैये की भी मजम्मत करते हैं। अगर फॉरेन मिनिस्ट्री अपना काम नहीं कर रही है, अगर फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से तैनात वो अफसरान जो दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे कोताही हो रही है, तो इसकी रिपोर्ट तलब की जाए, बजाय इसके कि आप पूरी दुनिया के आगे। अब आप बताएं कि वो सफीर जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, उनके उस फोरम पे जब अब मैंने और आपने ये देखा है, तो पता नहीं दुनिया में और कितने लोगों ने ये देखा होगा। तो कोई अपने घर की तजलील कर कर इज्जत नहीं हासिल कर सकता। लिहाजा इमरान खान को होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे नहीं पता कोई एडवाइस उस शख्स को कर भी सकता है या नहीं, या अगर कोई एडवाइस उनके अंदर जा भी सकती है कि नहीं, क्योंकि उनके अंदर ना सियासी शऊर है, ना उन्होंने कोई ऐसी कुर्बानी दी है सियासत के अंदर कि मैं कहूं कि यार इस शख्स को कुछ पता है सियासत का। जो शख्स बस खेलते कूदते सियासत में आ गया, एक सीट पर वो समझता था कि वो वजीर आजम बनेगा, वो वाकई एक सीट पर फिर वजीर आजम बनाया गया, और जब वो बनाया गया तो उसने फिर बनाए गए होने का साबित किया अपनी कारकर्दगी से। आ जाए जी गुर्बत की शरह जो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा मुस्तकिल कई रोज से, बल्कि पूरे रमजान के महीने में इस शख्स को, इसकी हुकूमत को ये याद दिलाते रहे हैं कि इस मुल्क में महंगाई की शरह बहुत बढ़ चुकी है। इस मुल्क में जो गुर्बत की शरह है उसमें इजाफा हुआ है, तकरीबन 30% इजाफा गुर्बत की सतह में हुआ है। तकरीबन 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके दौरे हुकूमत में। जो जरूरत की अशिया है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। और क्या है जरूरत की अशिया? आटा, चीनी, दाल, चावल, दूध, पत्ती, ये चीजें हैं ना जो हमें दरकार है। पूरे रमजान अगर चेयरमैन साहब ने महंगाई की बात की तो उनको जवाब सिर्फ उनके जो मैं कहूंगी पीटीआई का जो बदमाश एलिमेंट है वो उनको जवाब देता है। लेकिन हम यहां ना आपकी बदमाशी देखने आए हैं, ना बर्दाश्त करने आए हैं। हम आवाम के इश्यूज पर बात करने आए हैं, हम करेंगे। अगर आवाम पिस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास कमाने को नहीं है, तो हम आपको दिखाएंगे। फिर आपको ये अपनी कारकर्दगी की जो सूरत हाल है उस आईने में अच्छी लगे या ना लगे, हम आपकी गिरी हुई बातों का जवाब नहीं देंगे। इमरान न्याजी अपने कितने भी यहां बदमाश खड़े कर दे, हम उसकी बदमाशी की स्टेटमेंट का जवाब नहीं देंगे। हमें जवाब चाहिए कि क्या हुआ उन 3 अरब का, 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरेबिया ने हमारे पास पार्क किए, हमसे वापस लिए। कैसे वापस लिए? चाइना से लोन लेकर वापस करने पड़े। ये क्या हुआ? कैसा अरेंजमेंट था? बताया जाए हमें कि एक मुल्क हमें 3 अरब डॉलर देता है, दूसरे मुल्क से कर्जा लेके उसके 3 अरब वापस करने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को, पार्लियामेंट को कुछ पता नहीं है। ये पूछा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। हमें ये बताए ये पीटीआई हुकूमत कि ये किस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है। जो कर्जे की आज हालत है, आज तो कर्जे की
शरह और सतह इतनी बुलंद हो चुकी है कि कोई कशकोल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कशकोल से बहुत मामला ऊपर चला गया है। ये आदमी कहता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा। IMF तो पूरा मुल्क चला रही है इस वक्त। IMF कहती है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो तो आप बढ़ा देते हैं। IMF कहती है बिजली की कीमतें बढ़ा दो तो आप बढ़ा देते हैं। IMF कहती है कि टैक्स बढ़ा दो तो आप बढ़ा देते हैं। आप IMF के रहमो करम पर मुल्क को छोड़ नहीं सकते। IMF एक इदारा है, एक मुल्क नहीं है। उस इदारे के लोग इस मुल्क के माशी निज़ाम को, पॉलिसीज को दे रहे हैं। उस इदारे के लोग इस मुल्क में अगर काम करते हैं, इस मुल्क में अगर अहम तरीन पोस्ट पे फाइज किए जाते हैं, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी के जो प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया जाता है, उनको मुस्तस्ना कर दिया जाता है किसी भी कार्रवाई से। लेकिन नैब ने अगर कार्रवाई करनी होती है तो वो पाकिस्तानी अवाम पे करनी होती है। और अब जो हालिया लेटर नैब ने भेजा है वो भी बड़ा शर्मनाक लेटर है। ना सिर्फ वो गैर कानूनी है, वो गैर इखलाकी है और उससे तासुब की बू आ रही है। जो खत नैब का है वो तासुबाना है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत ने तो वैसे ही उनको लाल झंडी दिखा दी है और दिखानी भी चाहिए थी। हाउ डेयर नैब आस्क्स अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आपके यहां अर्बन और रूरल के क्या सिस्टम है और किस तरह कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बंदा आके कराची में काम करता है। भाई तुम कौन हो पूछने वाले? तुम हो कौन पूछने वाले? जिस दिन नैब के अपने ऑफिसर्स का ऑडिट शुरू हुआ, और मैं आप भाइयों से, साथियों से कहूंगी, मैं जानती हूं आप लोग बड़े मुश्किल में हैं, आप लोग रिपोर्टिंग उस आजादी से नहीं कर पाते, लेकिन अब इनके ऊपर भी ये ऑडिट रिपोर्ट्स और इनके ऊपर भी ये स्टिंग ऑपरेशंस होने चाहिए। पूछना चाहिए कि इनकी क्या तनख्वाहें हैं। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके कौन सी करप्शन खत्म की है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से? करप्शन तो बढ़ चुकी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक। लेकिन रोज किसी एक आदमी की पगड़ी उछालते हैं, फिर किसी को खुदकशी पे मजबूर कर देते हैं, किसी को जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह तो मुल्क, जरदारी साहब ने कहा था, ना मुल्क चलेगा, ना कारोबार चलेगा, ना मईशत चलेगी। और आज ये खुद इनके लोग कह रहे हैं, PTI के लोग खुद कहते हैं, मिनिस्टर्स खुद कहते हैं कि नैब जिस तरीके से काम कर रही है उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। यहां कोई काम करने को तैयार नहीं है, या फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर नहीं जा पाती है, या ना बिजनेस हो रहा है, ना ऑफिशियल काम हो रहा है। इसके अलावा जो पानी का मसला है बहुत बड़ा, जो इरसा की तरफ से जो हमारी शॉर्टेज का मसला है, जो चौसा पंचनद से 2000 क्यूसेक पानी हमारा शेयर लिया जा रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। इरसा जो है वो 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत अमल में आई थी। इरसा एक अथॉरिटी है जिसका कयाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था कि 91 का जो हमारे नजदीक आज भी मुतनाज़ा अकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। अगर वो अकॉर्ड है और उसको जोर जबरदस्ती से आपने नाफिज कर दिया था और उसके तहत एक अथॉरिटी कायम की थी, तो उस अथॉरिटी का काम उस तमाम अग्रीमेंट के तहत काम करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है। अपनी तरफ से इरसा कुछ नहीं कर सकती। इरसा ने किससे पूछकर ये 2000 क्यूसेक इंडस रिवर सिस्टम से निकाला और सिंध को शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। आज ड्राउट सिचुएशन की तरफ हम चले जाएंगे अगर आज भी होश के नाखून नहीं लिए गए, और हम सिंध का पानी नहीं लेने देंगे, हम सिंध का पानी चोरी करने नहीं देंगे, हम बलूचिस्तान का पानी भी चोरी करने नहीं देंगे। किसी लोअर राइपेरियन के पानी को चोरी करने का हक नहीं दिया जाएगा। हम लड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई हो तो फिर होगी लड़ाई, लेकिन ये जोर जबरदस्ती नहीं होने देंगे। जो हक सिंध का है, जो हक बलूचिस्तान का है, जो किसी भी लोअर राइपेरियन का है, जिसे हम मुंड पे टेल पे लोग कहते हैं, जो मुंड पे बैठा है, जो अपर राइपेरियन है, वो होश के नाखून ले। अपर राइपेरियन भी उस वक्त तक खुशहाल है जब तक उसका लोअर राइपेरियन खुशहाल है। अगर लोअर राइपेरियन सूखेगा तो अपर राइपेरियन भी ज्यादा दिन खुश नहीं होगा। इसीलिए इस बैलेंस को बरकरार रखना जरूरी है और फॉलो करना उस प्लान को जरूरी है जिस पर अग्रीमेंट हुआ है।
आप उन कनाल्स को इस टाइम पे नहीं चला सकते जब दूसरे का पानी कट रहा हो, उसकी शराइत है, उसके हिसाब से चलती हैं वो। लिहाजा ये वफाकी हुकूमत को देखना पड़ेगा कि अगर आज पानी की शॉर्टेज भी आपकी नाअहली की वजह से संगीन हो रही है, तो इसके लिए भी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये एक और जो है वो आप एहतजाज को दावत दे रहे हैं, और ये एहतजाज भरपूर होगा। फिर इसके साथ जो बिलखुसूस आपसे मैंने महंगाई पर ही बात करनी थी, ज़्यादा तो महंगाई का बहुत इस वक्त रुझान है, और अब तो हालत ये है कि पेट खराब हो तो खिचड़ी भी खाना महंगी हो गई है, क्योंकि मूंग की दाल 240 रुपए किलो है। तो मैं समझती हूँ कि इस महंगाई से निजात हासिल करने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि हर फ्रंट पे तो इमरान नियाजी फेल हो गया है और महंगाई में तो बहुत बुरी तरह फेल हो गया है, लिहाजा इसको खुद इज्जत के साथ घर चले जाना चाहिए। इससे ये मुल्क नहीं चल रहा। भाई हम तुम्हारी झूठी तारीफ भी करने को तैयार है, लेकिन तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुमने पॉलिसीज जो दी हैं या जो नहीं दी हैं, जो कुछ भी आज पाकिस्तान का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप भी यहाँ बैठे हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, कैमरा पे हो, रिपोर्टिंग पे हो, आपके एडिट रूम पे हो, कहीं भी लोग बैठे हों, आज कोई एक पाकिस्तानी नहीं है जो कह सके कि जी मुझे ये महंगाई जो है इसका असर नहीं महसूस हो रहा। और जहां तक कोविड का सवाल है, कोविड-19 पर मैं आखिर में बात करूंगी, फिर मैं चाहूंगी मंदुखिल साहब थोड़ा सा इसमें ऐड करें अपने इलेक्शन के हवाले से, NA 249। देखिए, कोविड के हवाले से भी बड़ा अफसोस है हमें कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने पहले तो NCOC के जो अहकामात थे उसको खुद वजीर आजम जो है वो अपनी छुट्टियां बता के, मतलब क्या पाकिस्तानी फैमिलीज जो है वो बाकी छुट्टियों पे नहीं जाना चाहते, सब छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, सब 1.5-2 साल से अपने घरों में जो इम्प्लीमेंट हुए पॉलिसीज पर अमल करते हैं वो परेशान है, बैठे हैं, सब लोग बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वजीर आजम ये कहेगा जी मैं वेकेशन कर रहा हूँ थर्ड वेव के ऊपर, जब अमवात की शरह में इजाफा हो गया है, इन्फेक्शंस की शरह में इजाफा हो गया है, तो आप वेकेशन की बातें कर रहे हैं, अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं हमेशा की तरह। और अलावा इसके सिंध हुकूमत के जो इकदाम हैं वो आपने मेरा ख्याल है आज भी कवर किए हैं। एक जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का सेंटर आज जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि सिंध ने जो पाकिस्तान के लेवल पे देखा जाए तो सबसे बड़ा वो सेंटर है जिसे खोला गया है, और हेल्थ मिनिस्टर ने जो उनका बयान हालिया है उसमें यह है कि डेली बेसिस पे 25 से 30 हज़ार वहाँ पर वैक्सीनेशन होगी, जो वैक्सीनेशन सेंटर है। और खुशी की बात यह है कि 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं वो अब वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो आप साथियों के तवस्सुत से मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और वफाकी हुकूमत कोविड को सीरियस ले। अगर सूबाई हुकूमत, कोई भी सूबाई हुकूमत एक अच्छा काम करती है तो उसको नेशनल लेवल पर अप्रिशिएट करें, ना कि सिंध को सिर्फ इसलिए आप क्रिटिसाइज करें कि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वोटर आपका भी यहाँ होगा, अगर आप इज्जत दे देते हैं 249 के वोटर को तो शायद आप 5वें पे नहीं आते, लेकिन क्योंकि आपने उन वोटरों को इज्जत नहीं दी तो आज आपने अपने उस कारकर्दगी का अंजाम देखा। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आप यही काम कर रहे हैं। आप अपने उन लोगों को भी नहीं पूछ रहे जिन्होंने आपको जैसे भी वोट दिया। कुछ लोगों ने तो गलती का वोट दिया तो आज वो पछता रहे हैं, कुछ लोगों से जबरदस्ती वोट करवाया गया तो आज वो बता रहे हैं, और जो लोग उनको लाए आज वो भी पछता रहे हैं। तो ये सूरत हाल है आज की। लिहाजा यही है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें। कोविड की जो थर्ड लहर है, ईद के लिए ख़ास तौर पे मीडिया के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जितना हो सके घरों में रहें, क्योंकि आज भी जाते हैं, लोगों का जोश वलवला देखते हैं शॉपिंग के ऊपर, लेकिन देखिए अगर हुकूमतें सख्ती करेंगी तो ही शायद हम समझेंगे, नहीं करती तो हम नहीं समझते। वरना ट्रैफिक, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ियों से कोविड लगता तो अब तक तो तबाही मच चुकी होती, इतनी ट्रैफिक हमें बाहर दिखती है। तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसका बटन दबाने से SOPs कितनी फीसद फॉलो हो रही है पता चल सके। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि उनके पास कोई आला है जिसका बटन दबाते हैं तो पता चल जाता है कराची सबसे बुरा है, सिंध का कौन सा शहर सबसे बुरा है, KP सबसे अच्छा है। मैं नहीं कहूँगी अच्छा है तो भाई अल्लाह करे अच्छा हो, नहीं है। जो KP के हालात हैं हम जानते हैं। मजीद इसलिए बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोविड पे हमारी आदत नहीं है हम सियासत करें, ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। कोविड एक सबके लिए खतरा है, हम सबको
सच्चे दिल से अपने अपने जहां जहां हमारी जिम्मेदारियां इलाकों में हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, इलाकाई सतह पे हो, सूबाई सतह पे, हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाज नहीं आई पीटीआई हुकूमत कोविड के हवाले से झूठ बोलने पर तो फिर हम इन्हें डेली बेसिस पे बेनकाब ज़रूर करेंगे। मंदोखिल साहब 2 बातें ऐड कर दें, फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। आप ही। बहुत शुक्रिया मैम। इन 249 के हवाले से वैसे तो बहुत सारे आप वाकिफ हो के उस दिन में जहाँ शदीद गर्मी और रमज़ान के महीने के हवाले से सिंध हुकूमत ने बाकायदा लेटर लिखा कि इस इलेक्शन को आप पोस्टपोन करें, ईद के बाद करें। MQM ने भी दी, PTI भी दी, मगर नून लीग के साथियों ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी भाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान के लिए तैयार थे, हमने कहा ठीक है आ जाए, और पूरे दिन जहाँ पे इलेक्शन बड़ा स्मूथली हुआ और एक भी कंप्लेंट कहीं से नहीं, बल्कि हमारी तरफ से कंप्लेंट आई थी कि जो MQM या PSB के लोग कुछ पुलिस स्टेशन पे उन्होंने कोई बदमाशी करने की कोशिश की है, जो कि पुलिस और रेंजर्स ने उसको नाकाम बना दिया है। बहरहाल हमने कंप्लेन की है, नून लीग की तरफ से एक भी कंप्लेन नहीं आया। और जब ये 5 बजे के बाद जब ये काउंटिंग शुरू हो गया तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और जो रिजल्ट्स आ रहे थे और इस हवाले से बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मीडिया को भी गलत रिपोर्टिंग दे रहे हैं नून लीग वाले कि हम पहले नंबर पे, पीपल्स पार्टी चौथे पांचवें पे। बहरहाल हमने अपना काम जारी रखा। तो मुझे साथियों ने फ़ोन किया कि आप यहाँ बैठे हुए, वहाँ पे मुलाजिम आला और साबिक गवर्नर जो है ना वहाँ पे बैठे हुए और इलेक्शन कमीशन पे, आप यहाँ क्या कर रहे हो। खैर जब मैं वहाँ पे चला गया तो नून लीग के, ANP के और जमीयत के सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ घुसे हुए थे और बड़ी बड़ी तादाद में वहाँ अंदर मौजूद थे। और मैंने देखा वहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी साहब और मोहम्मद जुबैर साहब जहाँ काउंटिंग हो रही थी, जिस कमरे में काउंटिंग क्या हो रही थी, स्कैनिंग हो रही थी। काउंटिंग तो हो चुकी थी, जो स्कैन करे थे फॉर्म 45 और वो 4-4 पेज की थी, उसमें यकीनन फिर वो काउंटिंग भी करे थे कि कितने आ रहे हैं और वो बाकायदा कंपाइल करे थे उसमें। ये वो जो सामने पियोन की कुर्सी थी उस पे मोहम्मद जुबैर साहब बैठे हुए थे और बाकायदा वॉच करे थे। शाहिद खकान साहब वासी साहब दूसरे कमरे में थे, वकार भाई हम लोग तीसरे कमरे में बैठे थे। हम अपना इंतजार करें, जब हम पहुंचे तकरीबन ये टाइम था 12 बजे के लगभग, और उस वक्त से जब ये लोग पहुंचे थे 10-10:30 बजे जो मुझे इतला है, उस वक्त ये मुकम्मल सारी जो लिस्टें थी तमाम पोलिंग स्टेशन से वो आ चुकी थी। अब उसके बाद उन्होंने जब इस सिलसिले के बार बार हमसे जो वो रब्ता कर रहे थे कि आपके पास रिजल्ट क्या, हमने कहा हमारे पास तो रिजल्ट है, हम तो जीते हुए। तो कह रहे हमारे पास जो है ना वो 27 जो है मिसिंग है। अब 27 मिसिंग का बाद में डिटेल ये पता चला कि 27 में हम सिर्फ 7 जीत रहे थे, 20 हम हार रहे थे उसमें। बहरहाल ये सारी चीज़ उनके आ रहे जा रहे थे। जब उसके बाद जब वो स्कैनिंग का सिलसिला जारी था, 11 पोलिंग स्टेशन का स्कैनिंग बाकी था, तो ये मुलाजिम आला और साबिक गवर्नर वहाँ पे गए मीडिया के सामने कि धांधली हो गई। चलो ये चीज़ खत्म हो गई। उसके बाद जो तमाशा उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने रिकाउंटिंग की, वह इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दिए। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देने के बाद वहाँ पे भी जिनके वकील के पास इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ कि पूरे दिन में आपने कोई कंप्लेंट दाखिल की है, कोई लेटर लिखा, कोई ईमेल लिखा, कुछ भी नहीं है। हमारी तरफ से सरदार लतीफ़ कोसा साहब, फारूक नायक साहब, शाहदत अवान साहब अपेयर हुए थे मुझ समेत। वहाँ हमने तमाम डिटेल, तमाम कानून की जो चीज़ें उनको बताए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है रिकॉर्डिंग कर लें। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा नहीं जी हम कोई चैलेंज नहीं करेंगे, आप फेस करें। वो कि मैं आपको सच्ची बात, तो खौफ तो मुझे लगा था कि बड़ा अरबपति आदमी है, मुफ्ती इस्माइल साहब कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमने चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक हमने वहाँ रिपोर्टिंग में जब वहाँ पे चले गए तो उस दिन भी ये हुआ कि 5 मिनट कम 11 बजे पे ये लोग आए। मैं वहाँ से तकरीबन 7:30 बजे से हम लोग बैठे हुए थे। 11 बजे जब शुरू हुआ तो मुफ्ती इस्माइल साहब ये फरमा रहे थे कि ये बताए कि आप मुझे फॉरेंसिक कभी बनेंगे, काउंटर स्लिप भी दिखाएंगे, मतलब 50 सवालत रख लिए। तो रिटर्निंग अफसर ने उनको ये कहा कि आपकी वकील साहब मौजूद है, ये लॉ मौजूद है, जो ऑर्डर हमारे सामने उसमें ये गिनती का है, आपकी फॉरेंसिक का जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो चुका है। तो इस दौरान शोर शराबा शुरू किया। PTI को वो साथ लेके आए थे, PSB साथ थे। 11:15 बजे तक वो तमाशा बना के उसके बाद उन्होंने कहा बाइकाट किए, लेकिन बाइकाट तो कर लिए उन्होंने। बाइकाट के साथ साथ उन्होंने नून लीग ने अली दानिश एडवोकेट है उसको, जो आज़ाद उम्मीदवार नून लीग का मोहम्मद तारिक के इंडिपेंडेंट तरफ से, और मोहम्मद अली उसी मोहम्मद तारिक के हवाले से, और रिजवान ताज को मोहम्मद अजीम कैंडिडेट जो नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार थे, और PSB ने बिठाया था मंजूर अहमद चाचड़ को जो कि आम लोग पार्टी के कैंडिडेट था, जो कि PSB का था। वो ये मुसलसल 3 दिन बैठे रहे।
ایک ایک ووٹ پہ اعتراض کرتے رہے, ایک ایک ووٹ میرے چیک کرے تھے اس میں, اس کے باوجود یہ سارا سلسلہ جاری رہا. تو میرا سوال آپ کے ذریعے ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ انہوں نے اعتراض کیے, تو میری آپ کی توسط سے ان سے اپیل ہے, گزارش ہے, آپ 10 مرتبہ مزید کاؤنٹنگ کی درخواست دیں. میں کورٹ جاؤں گا بھی نہیں ہے, جیسے میرے چیئرمین نے پہلے حکم دیے کہ آپ فیس کریں, میں ری کاؤنٹنگ کے لیے 10 مرتبہ اور بھی تیار ہوں اس کے لیے کہ آ جائے. لیکن یہ شکست ان کو مقدر بن چکا تھا. پہلے انہوں نے شوشا کیے, جس طرح وہ تماشا بناتا ہے میڈیا کے سامنے. اور میں یہ سوال ہے کہ میرے پارٹی کا ایک بھی ہمارا ایم پی ایم این اے موجود نہیں تھا, اور یہ سابق وزیر اعظم اور سابق گورنر کے ساتھ ہم سے پہلے وہاں موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو جہاں خوشاب کا الیکشن ہوتا ہے, جہاں ڈسکا کا ہوتا ہے, جہاں نوشہرہ کا ہوتا ہے, وہاں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے. جہاں کراچی کا الیکشن ہے, پیپلز پارٹی جہاں جیت رہی ہے, وہاں ان کو جو نا وہ سارے الزامات سامنے کے. میں آپ کی طرف سے دوبارہ اس کو چیلنج کرتا ہوں, میں سپریم کورٹ تک آپ کا پیچھا آپ کا سامنا کرنے کو تیار ہوں, اور میں آپ کی طرف سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ ری کاؤنٹنگ کا 10 مرتبہ دیں. میں آپ کی طرف سے نو آبجیکشن دوں گا کہ آئیے, اور میں جاؤں گا بھی نہیں, آپ خود جا کے, کیونکہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھولی گئی, ان کے امیدواروں کے سامنے پورا کاؤنٹنگ ہو گئی ہے. الحمدللہ 226 ووٹ ہمارے بڑھ گئے, پہلے ہمارا 683 تھی, ابھی 909 ہو گئے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ شرمندگی اور یہ چیزیں ان کو سب پہلے سے پتا تھا, اس وجہ سے وہ رائے فرار اختیار کیے. تو میری ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں اس الیکشن کے حوالے سے. نون لیگ کو مبارکباد دوں, جہاں انہوں نے پنجاب میں مکمکہ کیے, جہاں لاڑکانہ میں اکٹھے ہو گئے, جہاں NA-249 میں PTI اور نون لیگ نے ایک درخواست پہ انہوں نے سائن کیا. اس سے بڑی عوام کے سامنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جو باتیں, اور پھر یہ جب میڈم نے فرمایا ہے کہ ان کو 5ویں نمبر پہ آئے, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو 5ویں نمبر پہ نہیں آتا ہے, ان کو خود اپنے گریبان پہ دیکھنا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کس بے شرمی سے یہ لوگ میڈیا کے سامنے آتے ہیں کہ بھائی دھاندلی ہو گئی. دھاندلی جو ہو گئی ہے تو آپ کے سامنے سب کچھ ہو, ایک کمپلین آپ کی موجود نہیں تھی, مگر اس کے باوجود 2.5 سال میں نے حلقے میں کام کیے. کووڈ کی دنوں میں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے, صوبائی حکومت سے جو بھی ہم نے درخواست کی, صوبائی حکومت کے وہاں کام کیے. 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے, جہاں MQM جیسی تنظیم کراچی میں جس طرح وہ لوٹ کا سوٹ اور جس طرح ٹپا کے طور پہ مشہور تھے, اور پھر اس کے بعد یہ کٹپتلی جماعت لائے, اور ان کا اشر بھی آپ کے سامنے آیا. تو میں سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ اب کراچی کے ایک ایک سیٹ میں میرے چیئرمین کا حکم, انشاءاللہ ہم اسی طرح حکمت عملی سے, ہم نے کوئی وہاں پہ پبلسٹی نہیں کی, ہم نے انڈر گراؤنڈ کمیونٹی سے. اور میں یہ بھی شکر گزار ہوں آپ کی توسط سے, جہاں مفتاح اسماعیل کے سامنے ANP کے پریس کانفرنس پہ ANP کے لوگوں نے بائیکاٹ کیے, جس میں ایک ڈاکٹر مراد کو ٹرمینیٹ کیا انہوں نے. پورا ANP کی تنظیم ہمارے ساتھ تھی, اور پورا جمعیت کی تنظیم جس میں PSK-16 کا جو امیر تھا مفتی کفایت اللہ, اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے, اور اس کا جنرل سیکرٹری نے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. ہم نے گراؤنڈ پہ کام کیے. کچی برادری جہاں TLP کا پہلے 23,000 ووٹ تھا, وہ بھی آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے, وہاں بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ حاصل کیا, وہاں بھی ہماری جو کچی برادری ہے, ہمارے جو ساتھی ہے, انہوں نے کام کیے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل شیشے کی طرح, آئینے کی طرح ان کے سامنے ہے. لے لیتے ہیں, اب سوال لے لیتے ہیں. وقار بھائی آپ نے ایڈ کرنا ہے. وقار مہدی, دیکھیں آسان خطا ان کے ہو گئے, بھائی نے جس طرح سمجھا آپ کے سوال میں, 2 جملے میرا خیال ہے وقار بھائی, ساری ٹیم یہ تھی وہاں پہ, تو وقار بھائی آپ پلیز 2 جملے ضرور کہیں, کیونکہ کینڈیڈیٹ نے تفصیل دے دی اپنی. تفصیل سے شازیہ میری صاحبہ اور ہمارے نو منتخب MNA فاضل خان منتقل نے آپ سے بات کی ہے. دیکھیے جی, NA-249 کا جو کراچی کا یہ بائی الیکشن تھا, یہ پورے پاکستان میں بغور اس کا جائزہ لیا جاتا رہا پہلے دن سے, جس دن سے وہاں کمپین شروع ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ صرف اور صرف 18 دن کمپین کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم نے قادر خان منتقل صاحب کو ٹکٹ دیا 7 اپریل کو, اور اس کے بعد ہم نے وہاں کمپین شروع کی, اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تجزیے تھے. لیکن پاکستان جس طرح منتقل نے بتایا, جس طرح پیپلز پارٹی نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ کام کیا, لوگوں سے رابطے رکھے, اور وہاں کے مسائل کا وعدہ ہم نے تو الیکشن میں کیا, لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ UC 3233 میں ہم نے 42 کروڑ روپے کی لاگت سے پانی کی لائن جو ہے, ایک ڈائریکٹ لائن FTM سے جو کہ سائٹ ایریا سے چل کے وہاں پہنچی تھی, وہ بھی کام ہم نے وہاں کرایا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پہلے بھی خدمت کی ہے. 33 سال پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کی کہ جب وہاں MNA امیر اظہر قادری صاحب جیتے تھے, تو وہاں بہت سارے کام کیے گئے تھے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA وہاں منتخب ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ جو جیت ہے
یہ میں حلقے کے عوام کے نام اور ان کارکنوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے جاں پہچانی کے ساتھ محنت کر کے یہ سیٹ جیتی ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کام کرے گی اور وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے وہ علاقہ فوکس کیا ہے اور وہاں یہ مسائل ہیں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ سال اور 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح کی جو یہ تاریخ بنی ہے کراچی سے انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جا کے خیبر پختونخوا پہ ہی رکے گی. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ 2 یہاں سے لے لیں پھر 2 یہاں سے. اب آپ جو بھی کرنے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت کے عامل ملک کے شہری ہیں اور ہم مذہبی معاملات کے ایشو پر جو ہے نا فرانس اور یورپی ممالک کو آنکھیں دکھاتے ہیں. تکبر، غرور اور شیخی ہماری آسمانوں پر ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے نا سعودی عرب میں جا کر ایک سیل کھولا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ پاکستانیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑے بے شرمی سے ہمارے حکمران بھیجتے ہیں. تصویریں کھنچواتے ہیں، سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے نا پاکستانی کے لیے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم جو ہے نا یہ تضاد ہے. اس تضاد کو پارلیمنٹ میں یا پیپلز پارٹی کس طرح اس کو عیاں کرے گی اور کس طرح ان حکمرانوں سے پوچھے گی کہ بھائی ہم اتنے گزرے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرے کا فاصلہ سے بولو. اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال کہ جو وہاں پر معاہدے ہوئے ہیں کیا اپوزیشن کو اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کیا معاہدے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیلز آپ کو مہیا ہوئی ہیں؟ اور 200 ارب لے کر آنے والا جو دعویٰ کر رہا تھا وہی تھا یہ زکوٰۃ اور فطرے والا؟ دیکھیں جو بات کہی گئی ہے ابھی اور وہی احساسات میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت لوگوں کے یہی احساسات اور یہی ری ایکشن تھے جب یہ خبر سامنے آئی. اور پھر وہ جو مناظر، وہ تصاویر ہمارے سامنے آئی بہت ہی افسوسناک. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے اس ملک کو جو ہے وہ دسترخوان پہ لگا دیا ہے اور یہ اس طریقے سے خیراتی جو کھانا کھلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری اس پہ تعریفیں کرو. یہ نہیں ہوتی لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی. اس نے لوگوں کو لنگر کھلا کر یہ کہا کہ میں نے پاکستان کو کھانا دے دیا ہے. اس نے لوگوں کے سروں سے پکی چھتیں چھین کر ان کو ٹینٹ دے کے کہتا ہے کہ میں نے ان کے سر پہ چھت دے دی. اور یہ اس آدمی کا ویژن ہے عمران نیازی کا، جو بدقسمتی سے آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ہم پر مسلط کیا گیا ہے، جو سعودی عربیہ میں پاکستانی عوام کے لیے خیرات کا کیمپ لگایا ہے. اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. اور یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں 90 دن میں کیا کر دوں گا اور میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور میرے پاس پورا اتنے سالوں کی میں نے کام کیا ہے، پلاننگ کی ہے. ہم آپ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ نااہل نالائق حکومت ہے. اس نے نہ صرف نااہلی اور نالائکی سے ہمارے ملک میں تباہی کو پھیلایا ہے، بلکہ اب ملک سے باہر یہ پاکستان کی تذلیل میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا. اس پر ہم افسوس اور مذمت کرتے ہیں. اور جو خبر آپ بات کر رہے ہیں بالکل یہ وہ وزیر ہے، یہ وہ وزیر ہے جس کے اپنے پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کے قصے سب کے سامنے ہیں. اور یہ وہ وزیر ہے جو کہتا تھا کہ ورلڈ بینک کے منہ پر 200 ارب مار دیں گے اور اس کے بعد ورلڈ بینک والے ہیلمٹ پہن کے چھپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب نوٹوں کی گڈیاں ہم پر پھینکی جائیں گی پاکستان کے اس وزیر کے جانب سے. یہ جھوٹی لوگوں کی ٹیم ہے. جھوٹ سے صبح ہوتی ہے، جھوٹ سے شام ہوتی ہے. بھیک مانگ کے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. یہ ملک وہ ملک ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. اور اس شخص نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ دن عمران نیازی وزیر اعظم کے دفتر میں رہے گا اس ملک کی نہ اندرونی سطح پر تباہی ہوگی بلکہ ملک سے باہر بھی ہماری تباہی ہوتی رہے گی، جس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مزید سنگینی کی طرف جا رہا ہے. اور جو معاہدے ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی قرارداد نہیں دکھائی جاتی جب ایوان میں لائی جاتی ہے. بیٹھیے میرے ساتھ MNA صاحبہ، ہمارے ساتھ تو کوئی شیئرنگ کسی چیز کی نہیں ہوتی. ہمیں تو آرڈیننس کا پتہ نہیں ہوتا. 4 ماہ 6 ماہ بیت جاتے ہیں، آرڈیننس کی اجرا ہو جاتی ہے، اس کی پبلیکیشن ہو جاتی ہے، اس کو ایوان میں لے نہیں کیا جاتا. جبکہ نیشنل اسمبلی کا رول بڑا واضح ہے، رول 270 ہے میرا خیال ہے. رول 270 میں لکھا ہے کہ ایک سیشن ختم ہوگا اور دوسرے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کے دوران
जो भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होगा वो आइंदा जो भी सेशन आया उसमें ले होगा। 6 माह बीत जाते हैं, हमें नहीं पता होता, वहां पर भी आइन और कवानीन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, रूल्स की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। इनका ना ज़र्फ है ना इनकी वो कैपेसिटी है कि ये मुल्क को सर्व कर सके। इन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, इन्होंने मुल्क की तौहीन की है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अवाम की तौहीन की है, पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहे हैं। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया।